चलिए दोस्तों, आज हम अपने गेस्ट, अपने शानदार लीडर सतीश सर का स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग सतीश मेहता सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कि जो आज उनकी आपको लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में सुनने को मिलेगा। कैसे आज वो इस बिजनेस के अंदर आए और इतनी शानदार तरीके से सक्सेस लेते हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक सक्सेस उनकी लाइफ में आ रही है। तो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी आप सभी सुनने को तैयार हैं? बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है सतीश सर, सबसे पहले आज की इस लाइव इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे आपकी कहानी, आपकी जवानी लोग सुनने को तैयार हैं। और यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आपकी बातों को सुन के इंस्पायर होंगे, समझेंगे, और वो भी सोचेंगे काश हमें भी अभी कुछ और कर लेना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि जिंदगी बस बहुत हो गई, वहां पे आप उनके लिए एक होप है कि जिंदगी दोबारा से रीस्टार्ट की जा सकती है। तो सतीश सर, सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे, कि सबसे पहला सवाल सर मेरा सेम वही आपसे भी है कि आपकी लाइफ एसली पेस से पहले क्या थी? आप क्या करते थे? थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपके बारे में पहले से नहीं जानते। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसा कि मेरा नाम सतीश मेहता आपने बता ही दिया। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएँगे। और जैसा कि मेरे बचपन, मेरे पैदाइशी जो हुई थी लखनऊ में हुई थी। और लखनऊ शहर में मैं पैदा हुआ था। वैसे मैं बेसिकली उत्तरांचल का रहने वाला था, लेकिन मैं पैदा ही लखनऊ में हुआ और मेरी पढ़ाई भी लखनऊ में ही स्टार्ट हुई। और जैसा कि सभी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस मैं भी गया और साथ ही साथ मैंने अपना इंटर किया। और इंटर मेरे को 2 बार करना पड़ा सर, क्योंकि इंटर पहले मैंने किया तो मेरे को मतलब मिला कॉमर्स। कॉमर्स करने के बाद मेरा क्या हुआ कि मेरी इच्छा थी साइंस पढ़ने की, तो मेरे को दोबारा से मैंने उसको सर प्राइवेट से किया और प्राइवेट से करने के बाद मैंने बायोलॉजी चुनी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। तो पढ़ाई-लिखाई में उतने अच्छे भी नहीं हो पाए। लेकिन साथ ही साथ मुझे क्या हुआ, मौका मिला आर्मी में एज़ ए मेडिकल प्रोफ़ेशनल में एनरोलमेंट हो गया। और पढ़ाई के बीच में मैंने सर थोड़ा स्ट्रगल भी किया जी। कि मतलब बीच में मैंने एक मार्केटिंग भी की थी। तो जब मैं जब पढ़ाई के साथ-साथ मार्केटिंग करता था, हम्म। तो साइकिल पे मैं टाई लगा के जाता था। तो अच्छा। मेरे दोस्त लोग मेरी काफ़ी हँसी-मज़ाक उड़ाते थे कि देखो ये जा रहे हैं टाई लगा के। तो मेरा शौक था पहले से सेल्स में। जी। तो सेल्स का काम मैंने किया पहले। और साथ ही साथ कुछ अपने जेब की इनकम को बढ़ाने के लिए मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए। जी। मतलब प्राइमरी क्लासेस को ट्यूशन भी पढ़ाए। करते-करते फिर मैं बीच में आर्मी में चला गया सर। अच्छा। तो डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन मैं कंपाउंडर बन गया। कंपाउंडर बना तो मैंने वहाँ वहाँ मैं पढ़ाई से बचने के लिए एक्चुअली गया था आर्मी में। लेकिन जब मैं आर्मी में गया तो वहाँ देखा तो वहाँ तो मेरी पढ़ाई ने पीछा ही नहीं छोड़ा। क्योंकि आपको पता है आर्मी में भी क्लासेस चलती हैं। क्लास 3, पहले क्लास 4 उल्टा चलता है वहाँ, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 करके। हम्म। वहाँ भी काफ़ी बुक्स आ गई। मैं हम्म। कहा ये पढ़ाई तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन कहीं न कहीं किस्मत बोलते हैं ना, घुमा-फिरा के ले जाती है आदमी को एक उस जगह पे जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता, लेकिन वो पहुँच जाता है वहाँ। जी। तो मैं घूमते-घूमते मेरे को पढ़ना पड़ा। फिर बायोलॉजी में पता ही है आपको, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है। जी। तो मैंने सर आर्मी में करीब 26 साल सेवा की। जी सर। मतलब अपना भी पालन किया और लोगों की सेवा भी की। 26 साल 26 साल नौकरी जब की मैं आपने? जी सर, 26 साल नौकरी की है। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो अभी युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, कि यानी कि मैंने 26 साल आर्मी में की। उसके बाद सर मैंने रिटायर हुआ, तो मैं जब रिटायरमेंट के बाद जब मैं मार्केट में उतरा, ट्रेडिशनल मार्केट में आया, जी। तो लमसम मेरे को कोई ख़ास अमाउंट नहीं मिला था रिटायरमेंट का। उस अमाउंट को लेके मैं मार्केट में जब गया तो मैं कहा एक बढ़िया-सा प्लॉट या मकान देखता हूँ, खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे जेब में थे सिर्फ़ 16 लाख रुपए। अब मैं जहाँ-जहाँ अप्रोच कर रहा था, कहीं 50 लाख, कहीं 60 लाख, इससे नीचे कोई बढ़िया जो मेरे को पसंद आ रहा था, वो जगह नहीं मिल पा रही थी। जी। तो मेरे होश उड़े। और फिर मेरे बच्चे थे, थोड़ा बड़े थे, और पता है आपको गवर्नमेंट जॉब में मैंने ये पाया
कि गवर्नमेंट जॉब आदमी को क्या है कि ना तो बढ़ने देगी, ना ही गिरने देगी, बीच में रखेगी। और बीच में रखती है तो उसमें टीए डीए के रूप में कुछ अमाउंट हमको दे देते हैं, लेकिन मार्केट में अगर हम उसकी तुलना कर दें तो वो इक्वल होता है, यानी कि हैंड टू माउथ। जी सर। गवर्नमेंट जॉब से मैंने ये देखा कि कोई रिच नहीं बन पाता, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे पास 26 साल का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है। फिर जैसा जब मैं रिटायर होके आया तो मेरी जस्ट, आपको पता है कि आर्मी पर्सन की रिटायरमेंट के बाद जो है पेमेंट जस्ट हाफ हो जाती है, आधी। जी। तो मेरी आधी हो गई पेमेंट और बच्चे बड़े-बड़े, तो मैंने कहीं न कहीं तो जॉब करना था। तब जॉब के लिए मैंने ट्राई किया तो किसी ने कहा बढ़िया सा सीवी बना लो आप, और बढ़िया सीवी बनाओ और बढ़िया कोट पैंट टाई खरीदो और इंटरव्यू की तैयारी करो। और बोला 2 पेपर आते हैं जो कि दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स और नौकरी के बारे में काफ़ी कुछ निकलता है। तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि पेमेंट आधी हो गई थी और बच्चे बड़े थे, हायर स्टडी कर रहे थे, पैसों की आवश्यकता थी। तो मैं ऐसे करते-करते मैंने जॉब ढूँढते-ढूँढते मैंने कई इंटरव्यू दिए। जी मेरे सर। मतलब आउट ऑफ सिटी, जैसा मैं लखनऊ का रहने वाला, तो मेरे बाहर बाहर से भी कॉल आए, लेकिन बाहर से कॉल आने का मतलब कि वहाँ से मेरा जो पेमेंट उन्होंने नियुक्त किया 20-25 हज़ार रुपए, और जी। मैं अगर घर छोड़ के बाहर जाता और वहाँ रहता, तो मेरी जेब में 5-10 हज़ार रुपए बचते। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं जॉब करूँगा तो अपनी सिटी में करूँगा, बाहर नहीं जाऊँ। जी। तो फिर मैंने ढूँढता रहा, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिली। और एक लास्ट मेरे को एक, जब मैं थक हार के बैठा तो एक दिन मैं पेपर को पलट रहा था, तो मैंने देखा उसमें ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक की वैकेंसी निकली, क्योंकि मैंने जब सिविल में गया, सिविल में ऐसा देखा कि वहाँ मोल-भाव होता है पेमेंट को लेके। हुँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को लेके मोल-भाव किया। जी। मैंने जैसे 30,000 माँगा, उन्होंने कहा नहीं सॉरी 20,000। जी। तो ऐसे करके मैंने कई जॉब्स को रिजेक्ट किया। और फिर मैंने जब देखा ईसीएचएस, तो मैं कहा यहाँ ठीक है, मैंने सैलरी का पता किया तो बोला 15,000 है, और उसमें टाइम कम है। टाइम अच्छा था, मतलब 8 से लेके 4 बजे तक का टाइम था। मैं कहा ये सूटेबल है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि 12 घंटे का बोलते हैं, लेकिन आपको वहाँ 14 से 15 घंटे करना पड़ता है। और सब जो मेरे रीच से काफ़ी दूर थे, कम से कम 15-20 किलोमीटर। यानी अगर मेरे को 20,000 भी वहाँ सैलरी मिलती, तो जस्ट लाइक वो आधी ही समझिए, 10,000, क्योंकि कन्वेंस में मेरा आधा पैसा खर्च हो जाता। तो उससे बेटर मेरे को मेरे घर के नज़दीक ईसीएचएस लगा। मैं सर वहाँ इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में जब मैं गया तो मेरे पास कार थी पहले भी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा शौकीन आदमी था, तो कार और ये गाड़ी-वाड़ी का मैं काफ़ी शौकीन आदमी था, तो मैं काफ़ी इसमें शौक रखता था। तो मैं क्या हुआ, बढ़िया से टाई कोट पहन के इंटरव्यू में जब प्रवेश किया मैंने वहाँ, आर्मी के अंदर ही मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और सेम डे डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू था, मतलब कंपाउंडर का भी था और डॉक्टर का भी था। जब जी। मैं अंदर एंटर किया तो उन्होंने सोचा कोई डॉक्टर आ गया ये, तो वो सब पर्सनैलिटी देख के मेरे को सैल्यूट मारने लग गए। मैंने भी जय हिंद करते हुए अंदर गया। जब मैं अंदर गया तो मेरे को कुछ डाउट लगा, मैं कहा कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा सर, मैंने उनसे पूछा वेयर इज़ योर वॉशरूम? तो उन्होंने कहा सर पीछे की साइड में, बैक साइड में। मैं गया, मैंने अपनी टाई उतारी, जेब में डाला, और जब मैं वहाँ पीछे गया तो मैंने पता किया भैया और इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर एक बंदा मिला है मेरे को पीछे, तो बोला आप जस्ट पीछे एक हॉल है वहाँ चले जाइए। जब मैं वहाँ पहुँचा सर, तो एक वैकेंसी थी, और जब मैंने वहाँ देखा तो कम से कम 30-40 लोग बैठे हुए थे। हुँ। तो मैं कहा यहाँ तो बड़ा टफ है मामला। तो वहाँ मैंने नज़र दौड़ाई तो उस बीच में मेरे को एक व्यक्ति जो मेरा पुराना जानने वाला मेरे को परिचित मिला वहाँ, जिनका नाम खरे सर था। मैं कहा, "अरे! खरे सर आप अभी तक यहीं हैं? आपको जॉब नहीं मिली?" बोला, "सर जॉब तो मैंने बहुत जगह की, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि सिविल में जॉब करना आसान नहीं है।" जी मैं कहा, सर। "अच्छा।" तो मैं कहा, "यार तो हम लोग की", मैंने मन ही मन सोचा, इतने पुराने-पुराने लोग बैठे हैं तो मेरी वैकेंसी कैसे निकलेगी? लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैं कहा, "खरे सर अगर आप मार्केट में जाएँगे और आपको कोई गाड़ी चुननी होगी", मेरी आवाज़ आ रही सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। तो मैं कहा अगर आप मार्केट में जाएँगे, गाड़ी चुनने जाएँगे, तो वो थे 2000, मतलब 2000 का मॉडल था वो, उनका मतलब रिटायरमेंट डेट 2000, और मैं था तब 2013 मॉडल। तो मैं कहा सर आपके सामने 2 गाड़ी रखी होगी, एक 2013 मॉडल, एक 2000 मॉडल।
तो आप कौन सी चुनेंगे? बोला सर मैं 2013 वाली लूँगा। मैं कहा सर 2013 वाला तो मॉडल मैं हूँ। तो ऐसे करके मैंने उनसे जस्ट जोक किया। हुँ। और जब मैं इंटरव्यू गया तो इंटरव्यू खुदा ना खास्ता मेरा ही सिलेक्शन भी हो गया सर। 2013 मॉडल तो सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन हो गया तो मैं, जी सर, 13 मॉडल सेलेक्ट हो गया। अब 13 मॉडल सेलेक्ट होने के मैं अंदर-अंदर बहुत खुश था कि चलो मेरे को जॉब मिल गई, कुछ तो राहत मिली। तो जब मेरा सिलेक्शन लेटर मेरे हाथ में आया तो मेरे फिर होश उड़े। जब मैंने उसमें सैलरी देखी तो 7,500। मैं सोचा शायद मिस मिस प्रिंटिंग होगा। तो मैं दोबारा से उस क्लर्क के पास गया और मैं कहा सर ये देखिए तो इसमें पेमेंट क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। तो उन्होंने देखा, 2 बार पलट के देखा तो बोला ये तो सही है। मैं कहा हैं? 7,500। मैं कहा सर ये तो बहुत कम है, ये तो लेबर ग्रेड से भी बहुत कम पेमेंट है। बोला सर आप अंदर जाके इंचार्ज ऑफिसर हैं उनसे पता कर लो। हुँ। तब मैं फिर इंचार्ज ऑफिसर के पास गया और जी। वहाँ गया तो मैं कहा मैं कम इन सर? बोला हाँ कम इन। मैं कहा सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तो मैं तो जो जैसा पता किया था कि सैलरी 15,000 है और इसमें तो 7.5 लिखा है। बोला सर वो सही लिखा है। एक्चुअली क्या था, जो आपकी वैकेंसी जो सेलेक्ट हुई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हुई है और परमानेंट की जो है 15,000 है और आपकी जो है 7.5। मैं कहा सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा ये जॉब। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बेटा रुको, रुको। वो भी एक बुजुर्ग ही थे, कर्नल साहब। हुँ। तो उनने मेरे को ऑफर दिया कि अच्छा ठीक है 1 महीने के अंदर मैं आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दूँगा, आप वेट करिए, वैकेंसी मँगा रखी है। मैं कहा ठीक है सर 1 महीना करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। बोला ठीक है। तो वैसे मैंने 1 महीना किया था, 1 महीना तो नहीं, डेढ़ 2 महीना उन्होंने मेरा निकाल दिया। लेकिन फिर मेरी बात उसके बाद मेरी सैलरी जो बढ़ गई सर। फिर जी। उसी दौरान क्या होता, मेरे एक मित्र थे बहुत पुराने, मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ते थे। तो हुँ। सडनली वो मेरे को टकराए एक दिन हुँ। और वो नेटवर्कर थे। हुँ। तो वो मेरे को टकराते हैं तो उनने मेरे को ऑफर दिया, बोले यार कल क्या कर रहे हो? संडे है। हुँ। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली रहता हूँ संडे को तो। हुँ। तो बोला ठीक है, तू मेरे साथ चलना है, एक मीटिंग हॉल है वहाँ चलेंगे, वहाँ पार्टी भी है, खाएँगे-पिएँगे, आएँगे। मैं कहा ठीक है, ओके। और जी। वो मेरे को बैठा के अपनी स्कूटी में पीछे ले गए और वो था एक कंपनी, सेप शॉप, जिसमें कि मैंने 2014 में एंट्री मारी थी उसमें। हुँ। तो जब मैं गया तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी, आपको पता ही है मार्केटिंग में बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो करोड़ों की बातें हो रही थी, तो मेरे तो कुछ बातें ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो यार जो भी है दोस्त लाया है। तो उसने कहा सर ये फॉर्म है, ₹500 का फॉर्म था, वो भरा मैंने। बोला फिर बाहर आया तो बोला आपको एक पैकेज भी लेना पड़ेगा, उसमें सूट-साड़ी का कुछ पैकेज चलता था। मैं कहा ठीक है अब ले लेंगे। तो मैंने करके बड़ी आसानी से उसको हाँ कर दिया और उसमें जॉइन कर लिया। सर जॉइन किया तो मेरे को एक चीज़ उसमें अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मेरे को उनने ये बोला कि मेहता सर आपको, मेहता मेरा दोस्ती था वो, मेहता करके बोला यार तुमको थोड़ा ड्रेस टाई और कोट पहन के आना पड़ेगा। मैं कहा ये चीज़ मेरे को पसंद आई, क्योंकि अभी तक मेरे को किसी ने फ़ौज में बोला ही नहीं था टाई कि कोट तुम टाई कोट पहन के आओ करके। तो इसी बात पे मैं उनके साथ एग्री हो गया जाने के लिए। तो जब भी वो बोलते थे मीटिंग, बोला हर मीटिंग में आपको टाई कोट पहन के आना पड़ेगा। फिर मैंने 2-3 जोड़ी टाई कोट खरीदा और मैं उनके साथ लग गया हुँ। और करते-करते सर मैंने उसमें काम किया, लेकिन मेरे को वो अचीवमेंट्स वहाँ नहीं मिल पाए। मैंने काम किया, वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया, फ़ास्ट काम किया और विदिन, जबकि वहाँ सिल्वर बनने में बहुत लाले पड़ते थे, मैं विदिन 28 डेज़ में सिल्वर बन गया था। मतलब 50 की टीम मैंने बना ली थी। और करते-करते जब मैं काफ़ी हुआ, फिर वहाँ क्या हुआ, प्रोडक्ट को लेके थोड़ा-सा इश्यू हुआ, कि प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं आते थे, जिसको भी हम देते थे, वो रिजेक्ट कर देते थे। क्योंकि जी। आपको पता है कि कपड़ा ऐसा चीज़ है, वो हर की पसंद होती नहीं है। हुँ। तो ऐसे करते-करते फिर मेरे को धीरे-धीरे हम उसमें, मतलब एक समय ये आने लगा सर कि उसमें एक तो मेंटरशिप की कमी थी और प्लस क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स की कमी थी। ये करते-करते हम उसमें फिर सिर्फ़ नाम के लिए जॉइन थे। सन 2018 तक मतलब उसमें हमने काम किया। 4 साल का ड्यूरेशन था, वर्किंग पीरियड को गिनते हैं तो डेढ़ 2 साल ही निकल के आता है। जी। तो इस तरह से मैंने अपने मतलब बचपन की शुरुआत की और इस बचपन से मार्केटिंग लाइन लेके में और प्रवेश नेटवर्क किया। मार्केटिंग से आप इस तरह से इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन आपसे अगला सवाल है सर कि एडब्ल्यूपीएल आपको कैसे मिली और आपने एडब्ल्यूपीएल जब चुनी तो क्या आपके मन में सवाल थे? क्या आपने कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए? थोड़ा-सा इस जर्नी को और बताएँ? ये बहुत ही कठिन जर्नी थी सर, इसमें बहुत सारे चैलेंजेज़ आए।
जैसा कि मैं आपको पहले बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा इस अपॉर्च्युनिटी में लाने के। आप ही हमारे जो भी मार्गदर्शक रहे हैं। तो जैसा कि आपने मेरे को अप्रोच किया था शायद 19 दिसंबर को कब अप्रोच किया था मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट तो याद नहीं है। जनवरी या दिसंबर या जनवरी में आपने अप्रोच किया था कि मेहता सर ऐसे-ऐसे करके आपकी और मेरी मुलाकात शायद सन 2015 में नैनीताल में एक बार हुई थी। हाँ, एक बार हुई। तो हाँ, तो मैं आपको देखता तो था, आपको देखा मैं कहा बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, स्मार्ट है और काफ़ी मतलब टैलेंटेड हैं व्यक्ति। तो मैंने चलो आपकी बात सुनी, तो आपने जब ऑफ़र दिया कि मैंने ऐसे-ऐसे एक आयुर्वेद कंपनी की शुरुआत की है, हुँ, तो मेरे मन में वा वाक़ई में जो मैं बता रहा हूँ, नेट मार्केटिंग को लेके मैं बहुत ही नेगेटिव हो चुका था, कि मैंने कसम खा ली थी कि अब नेटवर्किंग नहीं करूँगा। जी। तो जैसा आपने मेरे को अप्रोच किया कि ऐसे-ऐसे आयुर्वेदिक कंपनी है, आप करिए करके, तो शायद मैंने आपको आपकी कुछ बात पे उतना गौर नहीं दिया स्टार्टिंग में और मैंने आपको आप जब ज़्यादा फ़ोन करते थे शायद मैंने आधार कार्ड आपको दे दिया था शायद, हुँ, आधार कार्ड दे दिया था लेकिन मैंने फिर आपको ब्लॉक कर दिया। जब आपके ज़्यादा कॉल्स आने लगे सर के, तो मैंने क्या किया सर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और मैंने सर को फिर अनब्लॉक कब किया, जून के महीने में शायद आपका एक चेक देखा मैंने 1 लाख समथिंग का 1 मंथ इनकम जी, मतलब डाला था आपने फ़ेसबुक पे, तो फिर उत्तम जी मेरे साथ जॉब करते थे, ईसीएचएस में ही जी। और इनको भी मैंने पहले सेफ शॉप में जॉइन किया था अपने साथ। हुँ, तो मैंने उत्तम जी से डिस्कस किया, मैं कहा यार सर ऐसे देखो ये सर बता रहे थे और सर का 1 लाख का चेक आ गया 1 महीने का डाल रहे हैं, सही है कि नहीं? जी, तो बोला आप देखो सर पता करो आप। तो फिर मैंने सर आपको अनब्लॉक किया और फिर मैंने आपसे बातचीत की, तो आपने कहा ये तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो आपसे आपसे फिर मैंने ऑनलाइन मतलब ज़ूम के द्वारा मैंने आपसे प्लान देखा और मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे और क्योंकि उस समय चल रहा था लॉकडाउन और कोविड चल रहा था, तो जब आपने इम्यूनिटी की बात की और आपने गिलॉय और ये सब दिखाया, तो मैं कहा ये प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी ढूँढ रहे हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। ये सोच के मेरा फिर मैंने मतलब शुरुआत की आपके साथ। जी सर। तो एसलीपीएस की शुरुआत आपकी आप सभी लोग भी देख सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे और अभी सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ में लोग जुड़ने वाले ही तांडव करते हैं? नहीं, जिंदगी में सफल होने वाले सतीश सर जैसे लोग भी तांडव करते हैं और जब इस बिजनेस में आते हैं। देखिए, लोगों का उनका हक है बार-बार चीज़ों को अपने हर एंगल से समझना, संतुष्ट होना, और हमारा कर्तव्य है कि उनको हर तरीके से संतुष्ट करना, फिर अपने साथ में बिज़नेस में लेके आना। इसलिए कभी भी इस सतीश सर की इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति ना करे, चाहे हाँ करे, क्योंकि हो सकता है आज उसको हमारी कोई बात समझ में ना आई हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी बात कोई समझ में आ जाए। आप इस लायक बनें, इतना साबित करें कि लोग आपको समझ सकें। बहुत बढ़िया सतीश सर, बहुत अच्छा लगा आपको इस बात को सुन के। एस्लीपेस की शुरुआत आपने बताई, लेकिन एस्लीपेस का सफ़र आपने जब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए ये तो स्टार्टिंग की होगी कि आपने चीज़ों को देखा, स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करने का यानी कि मेरा कहने का मतलब है ज़ीरो से लेके और आज रूबी स्टार आप बन चुके हैं और सफ़ायर आप बनने वाले हैं। इस बीच में क्या उतार-चढ़ाव रहे? इस बीच में क्या-क्या चीज़ें आपको ऐसी रहीं जो आपको चैलेंज के तौर पे दिखी, और ऐसे कौन से पहलू रहे जिन्होंने आपको मजबूत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी सर। जैसा कि मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की, तो मैंने आपसे जैसे 100 एसपी का प्रोडक्ट लिया जी, और जब मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने कुछ मतलब खुद भी यूज़ किया और सबसे पहले मैं उसके बेनिफिट्स बताना बताना चाहूँगा सर, कि हुँ, मैं और मैंने उत्तम जी को भी जस्ट जॉइन किया था और मैं फर्स्ट डे में ही जैसा कि मैं ब्रोंज बन गया था और मैंने जब प्रोडक्ट उत्तम जी को दिया और वहाँ के कुछ लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट के इतने बढ़िया रिज़ल्ट पाए, यानी कि मेरे पूरे स्टाफ को कोविड हो गया था सर, एक्सेप्ट मी एंड उत्तम जी। हम 2 व्यक्ति ऐसे थे कि हमें कोविड नहीं हुआ और म हमने कंटिन्यू जो पिया था प्रोडक्ट वो था पंचतुलसी और इम्नोडॉल। जी, तो कि जब उसको पी के मैं और वायरल डॉग 3 प्रोडक्ट और फिर हमने उसी को दबा के हमने सेल करना शुरू किया सर। जी, उसी को सेल करना शुरू किया और उसको सेल करते-करते मतलब ये लगाइए कि और उतना तो प्रॉस्पेक्टिंग हो नहीं पाती थी। तो सेल्स
करके हमने काम की शुरुआत की। और जैसा कि रिज़ल्ट के बाद अ, मैं ये बताऊँ कि मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं कहा ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसको दबा के शेयर करना चाहिए। लेकिन कोविड की वजह से हम कहीं शेयर नहीं कर पाए। और फिर लास्ट में आप मेरे ख़्याल से सितंबर के मंथ में मैंने आप यहाँ आए थे। मैंने बुलाया तो आपको नहीं था, आप फिर भी आ गए थे। तो मैंने कुछ प्रोस्पेक्टिंग की और चैलेंजेज़ ये आए कि इस बीच में जब मैं जॉब कर रहा था ना सर, जॉब के साथ-साथ ये करना आसान नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल। क्योंकि जो मैं कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कलेक्शन वाले उसमें मैं काम कर रहा था, मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत टाइम निकालना बहुत ही कठिन होता था। क्योंकि आपको पता है कि ईसीएचएस में जो फुटफॉल होता था पर डे कम से कम 1200 से 1400 पेशेंट्स आते थे। अब 1400 में से कम नहीं तो 1000 लोग दवा लेके जाते थे। हुँ। और 1000 लोग जब दवा लेके जाएँगे, लेकिन आपको इतना याद होगा कि मैं उस दौरान भी मीटिंग्स को अटेंड करता था। जी, मैंने करते एक थे। चीज़ कमिटमेंट किया कि मैं करूँगा तो इसको मतलब एज़ ए पैशन करूँगा। क्योंकि मेरे को मार्केटिंग के बारे में ये तो पता चल गया था, जो पुरानी कंपनी से मुझे ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे जो अचीवमेंट है, बशर्ते कि आप उसे लेने की क्षमता रखते हैं तब। जी। तो मैंने मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होती थी कि उस दौरान मेरे को मीटिंग्स करने में बहुत दिक्कत होती थी और हुँ। धीरे-धीरे मेरी टीम बढ़ने लग गई थी। नौकरी के साथ-साथ जब मैंने इसको किया ना सर, तो मेरी टीम बढ़ने लगी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरे को नौकरी से क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, 5 से 6 घंटे हमें वहाँ देने पड़ते थे। फिर शाम को 6 बजे से 2 बजे तक हम इतना टायर्ड हो जाते थे कि मुश्किल से एक आध प्लान निकाल पाते थे। तो एक आध प्लान निकाल पाते थे, तो फिर उससे काम नहीं बन रहा था। तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि क्या सर मैं जॉब छोड़ दूँ तो काम होगा? तो आपने कहा अवश्य होगा, डिसीज़न आपका है। तो मैंने सर डिसीज़न लिया क्योंकि टीम बढ़ने लगी थी और मैंने जॉब के साथ-साथ ही यहाँ पे टोपाज़ लेवल को अपना पूरा किया था। हुँ। और जैसे ही मैं टोपाज़ बना तो मैंने फिर कमिटमेंट लिया कि मैं भैया इस जॉब के साथ नहीं अब इसे मैं फुल टाइम करूँगा। तो जी, मैंने सर। फुल टाइम किया सर, स्ट्रगल तो बहुत आया मेरे को, बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि घर की तरफ से भी परेशानी होती थी, जॉब की तरफ से भी परेशानी होती थी। लेकिन ये सब को करते मैंने फुल टाइम का डिसीज़न लिया। बहुत बढ़िया सर। तो फुल टाइम करने के बाद में आपका बिज़नेस ग्रोथ किया और आप आज अपकमिंग सफ़ायर लेवल पे हैं सर। सही बात है? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है सर मेरा कि आपकी तरफ से आप लोगों को क्या सलाह देंगे या क्यों लोगों को एडोलॉजिकल ही करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर लेकिन एसलीपीएस को ही क्यों करें? आप क्या अपना व्यू रखते हैं इसको ऊपर? सर देखिए, जैसा कि मैं इसके लिए सलाह देना चाहूँगा इसके लिए क्योंकि मेरे पास अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं मार्केट में जी। और गवर्नमेंट जॉब का आपके पास सामने बंदा बैठा है जो कि 26 साल गवर्नमेंट जॉब करके भी मैं हैंड टू माउथ था सर। जब मैं मार्केट में आया तो मैंने ये पाया कि कुछ भी नहीं है। मतलब सेविंग्स के नाम पे कुछ बचती नहीं क्योंकि बच्चे इतने बड़े होते हैं और जब मेरे बच्चों को पैसे की आवश्यकता थी तब मेरा जॉब से मेरे को क्विट कर दिया गया। मैं वैसे अनफिट नहीं था किसी भी एंगल से, लेकिन ड्यू टू एज क्योंकि मैं लेट थोड़ा-सा एनरोलमेंट हुआ था, मैं ग्रेजुएट होके मैं एनरोल्ड हुआ था तो मेरे पास एज लिमिट कम थी। तब जी। जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा यहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है हुँ। और कठिनाई है। तो फिर मेरे को इसको क्या कहते हैं, मैं ये सलाह दूँगा कि लोग देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना परेशान होते हैं और आपके सामने गवर्नमेंट जॉब वाला भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी इसको कर रहा है, तो यानी कि कुछ तो है इसमें। बिल्कुल समझना चाहिए। मुझे मुझे ये दिखाई दिया कि मैं अपने पूरे सर्विस के दौरान, मैं शायद ही किसी 3 स्टार, 2 स्टार होटल में भी गया होऊँगा सर। हम लोग छोटे-छोटे होटल्स ढूँढते थे कम प्राइस वाले जी। और इस बिज़नेस में आके शायद ही कोई ऐसा होटल, ये चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे वो 5 स्टार हो, मैं ऐसा कोई होटल आपने मेरे को ना घुमाया हो और ये पूरा थैंक्स और श्रेय जाता है आपको। यानी कि आप ही की वजह से अपलाइन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये तो मैंने समझ लिया कि अपलाइन की वजह से ही मैं इस बिज़नेस में आया और ये सारी जो मेरे को होटल्स के दर्शन घूमने को मिला, ये इसी के माध्यम से मिला, नहीं तो सरकारी जॉब में मैं कभी अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च करके ना किसी होटल में गया,
ना कभी कोई पार्टी मैंने कोई टूर में गया सर। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर देखिए अभी हो सकता है कि आप अभी जॉब ना छोड़ें, मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन जॉब के साथ भी अगर कोई कर रहे हैं तो करिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पे यही एक ऐसी संस्था है, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पे हमें टीम बनाने का मौका मिलता है सर। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने देखा टीम बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और मैं यंग यंग यूथ जो भी मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे उनको ये सलाह दूँगा कि यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, एज़ ए पार्ट टाइम भी इसे मौका मिले तो आप करें इसको, छोड़ें ना। क्योंकि आने वाला फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीम बनाने का मौका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत अच्छी सलाह आपने दी, क्योंकि आप 26 साल प्लस आपने फिर उसके बाद भी नौकरी करी, उसके बावजूद भी एसलीपीएस करने से कहीं ना कहीं जिंदगी की वो सारी चीजें ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो भाई मैं आप सभी को सतीश सर की जो सलाह है उसको मान लीजिए। 26 साल नौकरी करने के बाद भी आपको एसलीपीएस करनी पड़ी, तो 26 साल पहले ही कर लो, 26 साल खराब नहीं होंगे, बच जाएंगे आपके, है कि नहीं? तो ये डेफ़िनेटली अच्छी सर। सलाह है, समय को बचाएं। तो सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग आपके बात के मान के चलो काम को स्टार्ट भी कर देते हैं। उन्होंने ऐसे पे स्टार्ट कर दिया, आपकी जर्नी को समझा, सारी चीजें कर दी। अब उनको काम करते हुए ढेर सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी कोई बात, मेन बात जो उनको काम करते हुए ध्यान रखनी चाहिए, जिसको हमेशा वो फोकस करके काम करें, जो इनको सफलता के अंदर हमेशा मदद करे। जैसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, काम करते हुए इसमें एक जो सबसे मेन पॉइंट है, मैंने यहाँ पे सीखा, जैसा कि मैं आपको पीछे भी बताया था मैंने कि जैसा आर्मी में गया था, मैं पढ़ाई से बच के गया था। हम्म। लेकिन पढ़ाई ने मेरा वहाँ पीछा नहीं छोड़ा जी। और जब मैं वहाँ पढ़ना शुरू किया तो मेरे को अचीवमेंट्स मिले। मेरी मतलब मैंने कहीं भी मैं फ़ेल नहीं हुआ, वहाँ भी मैंने अच्छे से काम किया। तो जी। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लोग फ़ेल होने का कारण ही यही है कि जो हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं और उनको हम लोग पैसे की वजह से हो सकता कोई उसको ना करता हो। लेकिन मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ कैसे भी हो, कैसे करके भी मैनेज करके आपको सारे चाहे वो एलएलटी हो, चाहे एसओएस हो, चाहे 10 कदम हो, ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने से ही हम इस काबिल बन पाते हैं कि हम किसी अगर हम क्योंकि हमें मार्केट का काम है, हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। और हम्म। लोग सवाल करते हैं। लोग हमेशा पॉज़िटिव सवाल नहीं, नेगेटिव सवाल ज़्यादा आते हैं। तो उनके अगर हम जवाब देने में सक्षम होते हैं, तो सिर्फ़ ये मीटिंग्स ही हैं। ये मीटिंग्स हैं जो हमें इसको इस काबिल बनाती हैं कि हम लोगों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको जब भी कहीं भी आपके अपलाइन बोलें कि फलानी जगह मीटिंग है, फलानी जगह प्रोग्राम है, अवश्य उसको कैसे भी आप मैनेज करके आप कैसे भी करके उसको अटेंड करें। यहाँ से यही एक रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए सीखना हर फ़ील्ड में पड़ता है। चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ील्ड नहीं, एनी फ़ील्ड में आप जहाँ भी जाएँगे, अगर उस चीज़ में आपको महारत हासिल करनी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने देखा सीखना और सिखाना, यानी कि मुझे तो सीखना है, साथ में जो मेरे साथ वो टीम टिकेगी जिसको मैं सिखा पाऊँगा। जी। अगर मैं नहीं सिखा पाऊँगा तो व्यक्ति हमारे साथ नहीं टिक पाता, इसलिए सिखाना और सीखना बहुत अनिवार्य है इसमें से। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो हम अपने काम में कभी बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बेस्ट बनने के लिए एजुकेशन होना और सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए सर, अगला सवाल है कि एसलीपीएस करते करते आपने कहाँ कहाँ की ट्रिप्स ली हैं? एसलीपीएस से आप देश विदेश, मुझे जैसा पता है कि आप विदेश भी घूम के आए हैं और अगली ट्रिप भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा लोग भी जाने कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, थोड़ा बताएं सर। जी सर, ये सब घूमने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि शायद अगर ये सिस्टम ना होता, आप ना होते, ये सारे मौके मुझे नहीं मिलते। पहले मैं आपके बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, जब रमेश सर मेरे पास पहले आते थे, तो मेरे को तो अच्छी पर्सनैलिटी लगती ही थी, प्लस ये थोड़े स्टाइलिश भी थे और स्टाइल को मैं हमेशा पसंद करता था। क्योंकि सर आते थे तो मैकबुक सर के हाथ में रहता था, आईफ़ोन रहता था, आईपैड रहता था, वो एयरपोर्ट रहता था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहा सर ये मैंने सर से सवाल भी किया, क्या सर ये सारी चीज़ें मेरे पास आ पाएँगी? सर ने एक ही चीज़ उस समय भी बोली थी कि बिल्कुल आएँगी सर, आप अगर हमें फ़ॉलो कर रहे हैं और हमारी बातों को मानेंगे तो ये सारी चीज़ें आएँगी।
तो धीरे-धीरे करके सर टूर भी आए, जैसे-जैसे आप गोवा टूर गए, तो हमें गोवा टारगेट जीतने को मिला। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं जॉइन हुआ था, तो सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल का टारगेट चल रहा था सर। जी। तो सबसे पहले तो हमने उसको विन किया और मैंने अपनी वाइफ़ को गिफ्ट किया। मैंने एक चीज़ और की कि इसमें जब भी मेरे छोटे स्टार्टिंग चेक्स आए थे, मैंने अपनी फैमिलीज़ को उसमें इन्वॉल्व किया। जी। यानी कि मैं उन पैसों से उन्हीं लोगों के लिए गिफ्ट लाया सबसे पहले। जब जी। मेरा 2500 का चेक आया था, तब मैं घर परिवार वालों के लिए ही लाया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे ये मैंने सीखा था पुरानी मार्केटिंग कंपनी में। हम्म। तो मैंने सबसे पहले उन चेक्स के पैसों से उन्हीं को इन्वॉल्वमेंट किया कि उनको मैंने अपने साथ लिया। जी। तब उनने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। तो हम्म। धीरे-धीरे मैं यहाँ से सर आपकी मेहरबानी से 3 बार गोवा टारगेट जीता, मसूरी टारगेट जीता। आपकी मेहनत। और सर जैसा कि मोबाइल टारगेट के बाद मैंने जो बाद में मैं जब टोपाज बना तो मुझे थाईलैंड भी जाने का अवसर मिला। अब बताइए अगर मैं इस एज में जो मैंने देखा जो मेरे साथ के कई रिटायरमेंट क्योंकि फौजी को लोग क्या है ना ज़्यादातर नज़र देखते हैं गार्ड की नज़र से। उनको पता नहीं फौज में टैलेंटेड लोग भी होते हैं, क्वालिफ़ाइड भी होते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भैया फौजी के नाम पे एक गार्ड का कॉलम खुल जाता है। तो हम्म। ऐसा नहीं था। तो हमने गार्ड को नहीं चुना, हमने कहा कि कोई बात नहीं, ऐज कोई फैक्टर नहीं बनता और मैंने ये चीज़ है मैंने रमेश सर को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे से ऐज में बहुत छोटे हैं और मैं इनकी बात ना मानूँ। मैंने कभी हमेशा इनकी हर बात को माना है। उसी उसी का कारण है जो मैं इस लेवल को अचीव कर पाया। ना तो मेरी ताकत थी, ये आपकी ताकत थी, अपलाइन की ताकत थी, मेरे टीम की ताकत थी और पूरे साथियों का सहयोग था जिसके माध्यम से मैं इस लेवल को इन टारगेट्स को जीत पाया। मेरे अकेले में दम होता तो सर मैं 26-33 साल जो मैंने सर्विस की थी, उसमें ये सारे अचीवमेंट्स कर लिए होते। लेकिन ये इतने सारे इतने शानदार टूर मतलब देश तो छोड़ो विदेश तक मैं घूम आया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम, अपलाइन और पूरी गाइडलाइंस की ताकत थी और टीम की ताकत थी जो मैं ये सारे टूर जीता सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने इतने टारगेट जीते हैं। और अगली ट्रिप कहाँ की जाने वाले हैं सतीश सर? अगली ट्रिप मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरी पूरी फैमिली एक्साइटेड है क्योंकि 4 टिकट मुझे मिलने वाले हैं दुबई के सर। जी। तो अभी से प्लानिंग मेरी मिसेज़ तो प्लानिंग बना रही हैं कि क्या-क्या ऑर्नामेंट्स लाने हैं वहाँ से, सारी प्लानिंगें बन रही हैं और फैमिली अभी दुबई मतलब ट्रिप आने वाली है बहुत जल्दी है। जी सर, दुबई ट्रिप होने नाइस। वाली बहुत जल्द सर, बहुत एक्साइटेड हैं सर। लास्ट क्वेश्चन सर, सेशन को खत्म करते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि लोग आपके साथ आते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ आता है तो वो ये देखता है कि मेरा फ्यूचर है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग से लोग अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो आपकी फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है? मतलब 2024 में आप क्या बड़ा करने वाले हैं? क्या क्या आपकी प्लानिंग है अपने काम को लेके? थोड़ा सा लोगों को अगर वो पता लग जाए तो हो सकता है कि लोग आपके साथ में अपना करियर लगाने को और ज्यादा जी तैयार। सर, जी। जी सर, प्लानिंग से पहले मैं कुछ अपने अचीवमेंट्स भी बताना चाहूँगा लोगों को, कि जी। मैंने यहाँ से छोटे-छोटे बहुत सारे अचीवमेंट लिए क्योंकि जो मैंने रमेश सर का मोबाइल देखा था, वो आज मोबाइल मैंने भी अचीव कर लिया, 1 नहीं 2-2 आईफ़ोन लिए, हम्म। हैं? और जैसा कि मैकबुक जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैकबुक एयर मैंने उसी समय ले लिया था, जैसे ही मैं एम्बराल्ड बना था, मैंने मैकबुक लिया और उसी बीच में सर मैंने यहाँ से एक स्कूटी भी अपने लिए परचेज़ की 70 लाख की करीब 70,000 की और मैंने यहाँ से करीब एक 2.5 लाख की बाइक भी खरीदी सर। जब मैं टोपाज़ बना था, तो मैंने 2.5 लाख की एक बाइक कुछ पैसे अपने मिला के 2.5 लाख की बाइक भी ली और साथ ही साथ मतलब ढेर सारे अचीवमेंट्स मतलब मिले मुझे और अगर मैं अपनी इनकम की भी बात कर लेता हूँ, इनकम भी मेरी अगर मैं राउंड ऑफ हम मार्केटिंग में वैसे राउंड ऑफ इनकम करूँ तो 40,000 समथिंग मेरी मंथली इनकम निकल के आ रही है, जो अभी 3 साल का मुझे टर्नओवर हो चुका है। लेकिन मैं अगर इसमें इसमें भी मैं अपने कार्य पीरियड को अगर मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा मेरा बीच में मेरे फादर को कोविड हो गया था, मैंने 3-6 महीने उसमें स्पेंड किए थे अपने। मैं सिस्टम में बिल्कुल नहीं दे पाया था ड्यू टू कोविड और बीच में मेरे एक एक्सीडेंट खुद का हो गया था और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था और मतलब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप जो हैं 6-7 महीने तक बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाएँगे, चल नहीं पाएँगे, आपका ऑपरेशन होगा, आपकी क्लिपिंग होगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी ना क्लिपिंग हुई, ना मैं 6 महीने बिस्तर पे रहा क्योंकि ऑर्थोडॉक जिंदाबाद था, जॉइंट क्यूरेटर रॉयल था और थंडर ब्लास्ट था जिसकी मेहरबानी थी कि विदिन
विद इन 4 वीक्स का मेरे को प्लास्टर मैंने लगवाया था, जो कि मैंने उत्तम जी से 2 वीक में ही पड़वा दिया था, कटवा दिया था घर पे ही। और मतलब इतना मतलब रिजल्ट मेरे को उसमें मिला कि मैं आज आपके सामने देखिए चल पा रहा हूँ। हो सकता मैं अगर अपने घुटने का ऑपरेशन करा लेता तो शायद मैं चल भी नहीं पाता, क्योंकि मेडिकल का था, मैं जानता कितने जो नेचुरल चीज़ और आर्टिफ़िशियल में अंतर होता है। ये है सर। और बाकी जो जैसा आप पूछ रहे हैं 2024 का जी। जो मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपना जो 2024 में मैं अपना खुद तो डायमंडशिप करूँगा ही करूँगा, और अपने साथ 2 लोग एसईओ, एक एसईओ से, एक एसजीओ से, 1 डायमंड 2 डायमंड तैयार करूँगा। और बाकी मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं अपने अलग-अलग सिटीज़ में, जैसा मैंने इस सिस्टम की ताकत से अपनी एक ऑफ़िस का यहाँ पे इनॉग्रेशन लखनऊ में किया था, और जैसा कि मैं एक ऑफ़िस भी मेंटेन कर पा रहा हूँ, ये सिस्टम की ताकत है। सिर्फ़ ऑफ़िस और वेन्यू 1 साल हो गया मेरे को उसको मेंटेन करते हुए। और मैं ऐसे ही 4 से 5 ऑफ़िस अलग-अलग सिटीज़ में खोलने का मेरा प्लानिंग है सर फ्यूचर का। और कम से कम अपने जो टीम में हैं, जो कम से कम इस आने वाले साल में 20 लोगों को मतलब कार अचीवर बनाऊँगा सर, उसमें मैं 20 लोगों को कार अचीवर बहुत बढ़िया बनाऊँगा। सर। तो यानी कि सर की फ्यूचर प्लानिंग जर्नी आप सभी ने सुनी। आप सभी ने सुना कि जिस एज में लोग लाइफ में कुछ नया करना छोड़ देते हैं, उस एज में सतीश सर जलवे करे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इनके साथ समय बिता चुका हूं, थाईलैंड के अंदर, गोवा के अंदर, और कई सारी ट्रिप्स हम लोगों ने साथ करी हैं। कई सारे अच्छे अच्छे होटलों के अंदर समय बिताया है। आप में से फ्यूचर में जितने भी लोग सतीश सर के साथ आते हैं, कभी भी इनके साथ में काम करने का आपको सौभाग्य मिले, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, आपको फील नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि आप अपने से भी छोटी उम्र के व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं। इतना एंजॉयमेंट, सर इतना ऐसा इनका। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने ये फ़ील किया, मैं अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहूँगा कि मैंने ये फ़ील किया, अगर कोई मेरी ऐज का आदमी, जैसे मेरी ऐज 57 चल रही है इस समय, मेरी ऐज का आदमी अगर यंग जनरेशन के साथ काम करता है ना, तो उसमें एनर्जी यंग जनरेशन की भी मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है सर, मैंने फ़ील किया। मैं अपने आप को यंग फ़ील करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद है कि आपकी इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को, बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी। और आने वाले समय में तो हम इस वीडियो को अभी आगे तक लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कि आपकी टीम हमेशा जलवा करती रहे, हमेशा आपकी टीम के अंदर नए नए रिकॉर्ड बनते रहें, आप अपना डायमंडशिप लेवल बहुत जल्दी अचीव करें। और डायमंड ही नहीं, मैं बोलता हूँ अपनी टीम के डायमंडों की लाइन लगाएं, जिससे आप ब्रांड एम्बेसडर जल्द से जल्द बने। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और पूरी जो भी इस सिस्टम को, टीम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर।